हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अच्छी चल रही है आपकी तैयारी, है ना। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। मतलब जल से कांच में जा रही है। तो जल क्या है, एक विरल माध्यम है। कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है, जब जल से कांच में जाएगी तो क्या होगा। अगर जल में देखो विरल माध्यम है तो फैलाव हो रहा है वहाँ पे, और कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रकाश ज़्यादातर नहीं फैलेगी। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगी या विलंब की ओर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, आप सभी ने ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें आपको बताए रखी हैं। ये चैप्टर आपका कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसके आपने दो नियम पढ़े होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा, जल, केरोसिन, बेंजीन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है प्रकाश किस माध्यम में तेजी से गमन करेगा, जल में, केरोसिन में, बेंजीन में या फिर डी नन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। दोनों ही मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे ही देखो, हम ऐसे ही हमको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ सकता है अगर हम एक दूसरे सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ें, है ना। देखो अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो लेकिन मैंने आपको केमिस्ट्री का भी कुछ याद करवा दिया। तो ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है ना बच्चों। यही नहीं कि बस एक ही को पढ़ते चले जा रहे हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरा हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे सवाल की तरफ। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, है ना। मतलब कहा जा रहा है जो गोलीय दर्पण होता है, कांच के जिस खोखले गोले का वो भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ए ध्रुव, बी वक्रता केंद्र, सी फोकस दूरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र। और ये इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं पूछूं वक्रता केंद्र को किस से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। जो कैपिटल सी है उसे हम वक्रता केंद्र से प्रदर्शित करते हैं। जब मैंने आपको बायो की क्लास जो क्वेश्चन है वो करवाए थे तो वहाँ पे आहार नाल की संरचना आपको बताई थी, है ना। वहाँ पे भी कुछ सी टाइप का आपको मैंने बताया था, जिसकी लंबाई कितनी थी, 25 सेंटीमीटर थी। याद करिए वो चीज़, वो क्वेश्चन, और उसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव होता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दीवार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, संयुग्मी फोकस पूछा जा रहा है किस दर्पण में संभव होता है। तो याद रखिएगा कि जो संयुग्मी फोकस है वो केवल अवतल दर्पण में संभव होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता। पढ़ तो लिया कि संयुग्मी फोकस किस में संभव है, अवतल दर्पण में, लेकिन संयुग्मी फोकस क्या होता है। देखो उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई वस्तु P बिंदु पर रखी है और उसका जो प्रतिबिंब है उस दूसरे बिंदु यानी कि Q पर अगर बन रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस कहेंगे। आई होप सारे सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है, चंद्रमा, विद्युत बल्ब, तारे या फिर ऑप्शन डी B+C। पूछा गया है दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है। अब यहाँ पे 90% बच्चे ऑप्शन क्या कर देंगे, करेक्ट डी नंबर, मतलब बी और सी क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनमें से स्वयं रोशनी उत्पन्न होती है, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ पे विद्युत बल्ब और तारा दोनों ही दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, इनमें खुद से रोशनी होती है। ठीक है, लेकिन जो चंद्रमा होता है उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है।
अगर मैं कहूँ सूर्य तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत है क्योंकि इसके पास स्वयं की रोशनी होती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे से सवाल हैं बच्चों, लेकिन आपको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप जितना भी पढ़ें बिल्कुल अच्छा एकदम परफेक्ट पढ़ें उसको, और उसी को बार बार रिवाइज करें। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा पढ़ने से आप एक ही चीज़ कर पाओगे कि जो आता रहेगा वो भी भूल जाओगे, और जितना आपने नया चीज़ पढ़ रखा है और पुराना दोनों में कन्फ्यूज़न आपको होगी। इससे इसके अलावा कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जितना आपने पढ़ा है बस उसको अच्छे से रिवाइज करिए। छठे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपतन कोण होता है, कोई ऑप्शन है परावर्तन कोण के बराबर, बी ऑप्शन -25 सेंटीमीटर, परावर्तन कोण से अधिक, या फिर डी ऑप्शन 0। तो याद रखिएगा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, ये परावर्तन के नियम से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल क्या है, आपतित कोण का समतल दर्पण के साथ बना कोण होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सभी, या ऑप्शन डी 90 डिग्री। पूछा गया है, ध्यान से सवाल देखो। अगर ध्यान से आपने देखा सवाल और आपको चित्र याद आ गया होगा तो आंसर आप तुरंत कर लेंगे। कहा जा रहा है आपतित कोण का समतल दर्पण के साथ बना कोण कितना होता है। समतल दर्पण और आपतित कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिए कहा गया है आपतित कोण का, जो किरण आ रही है आपतित किरण, उसका और अभिलंब के साथ बना कोण क्या होता है, आपतित कोण कहलाता है। कहा गया है आपतित कोण का समतल दर्पण के साथ बना कोण कितना होगा। समतल दर्पण नीचे आप देख पा रहे होंगे अगर फिगर में, इसमें तो क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि कितनी है, -20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें एफ मतलब जो फोकस दूरी है, यू मतलब वस्तु की दूरी दर्पण से, और वी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तीनों ही किस में होता है, माइनस में होता है। सवाल कहा गया है फोकस दूरी यदि -20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2। मतलब अगर फोकस दूरी जितनी भी होगी, अगर जो फोकस दूरी है जितनी भी होगी, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की आधी होती है। अगर फोकस दूरी 50 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे सवाल दिया गया है यदि फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। माइनस प्लस में देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सवाल माइनस में पूछा गया, अगर अवतल दर्पण है तो आंसर भी माइनस का ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि समतल दर्पण के सामने हम अक्षर ए को रखें तो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। मतलब जो अक्षर ए है अगर उसको समतल दर्पण के सामने हम रखते हैं तो दर्पण में हमें वो कैसा दिखेगा। करेक्ट आंसर देखिए, पहले ऑप्शंस चेक कर लीजिए, उल्टा, सीधा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या करिए, जब समतल दर्पण में हम डेली बेसिस पे जब अपना मिरर हम अपना फेस जिस मिरर में हम देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या हम अपना फेस उल्टा देखते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, हमारी दाहिने चीज़ जो है वो बाईं तरफ दिखती है, बाईं चीज़ हमें दाहिने तरफ में दिखती है ना। लेकिन जब आप अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे बच्चों तो सारे अल्फ़ाबेट्स हमें उल्टे दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें उल्टे नहीं दिखाई देते, तो सेम टू सेम हमें दिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए अक्षर तो हमें ए ही दिखेगा, मतलब सीधा दिखेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ लेते हैं अपने आज के 10वें सवाल की तरफ। हमारे बाबा पूजा कर रहे हैं तो आप उस घंटी को सुनिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 10वां सवाल क्या है, समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण क्या है। साइड बदलना, वस्तु का बदलना, प्रतिबिंब का बदलना, और डी ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल बेकार सा ऑप्शन है। तो 3 ही ऑप्शन में हमें चुनाव करना है अपने आंसर का। समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण क्या है। अब आपको अगर पता होगा कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, देखो जब दर्पण के सामने जो रखी है वस्तु उसका साइड में चेंजेस होता है। पार्श्व का मतलब इंग्लिश में साइड होता है। ठीक है, तो अगर साइड, जैसे हम समतल दर्पण के सामने बैठे हैं, खुद को देख रहे हैं, तो हमारा बायां चीज़ दाहिने तरफ दिखेगा, दाहिना चीज़ बाईं तरफ दिखेगा। जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अपना फ़ोटो लीजिए कैमरे में। ठीक है, कोई चीज़ आपने दाहिने हाथ में पहन रखी है तो हमें फ़ोटो में अपने बाएँ से दिखेगी।
तो क्या होता है समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, साइड्स का चेंज, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स को मुझे पढ़ाना है, मुझे न्यूमेरिकल्स करवाना है आपको फिजिक्स का, तो जल्द ही मैं आपको उसको वीडियो 2-1 दिन में प्रोवाइड करने लगूँगी, तो आप अच्छे से उसको न्यूमेरिकल्स को पढ़िएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस सारे सवाल को नोट भी किया होगा, याद भी किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।